हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। ठीक, क्लास 12th एनसीईआरटी में हम लोग आज उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं कि आज हम अपना जो फोर्थ चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसको फिनिश करते हैं। ठीक, आज ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें आपको वैसे तो मैं लास्ट लेक्चर में ही पूरी करवा देता हूँ सारी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, लेकिन द रीज़न वॉज कि कुछ तकनीकी टेक्निकल इश्यूज हो जाने के कारण हम दो लास्ट की डिजीज़ जो फेनाइलकीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया है वो नहीं बता पाए थे। तो आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे फेनाइलकीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया से। उसके बाद 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स उनको बता करके फिनिश करेंगे क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या कि फेनाइलकीटोन्यूरिया क्या होती है। फेनाइलकीटोन्यूरिया इसी चैप्टर में हमने 3 बार आपको बताई है। ठीक, प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल दिया था तब बताया था, इसके बाद एक बार और जब प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल दोबारा आया था तो तब बताया था, और आज तीसरी बार फेनाइलकीटोन्यूरिया में क्या होता है इसको एज ए मेंडेलियन डिसऑर्डर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि फेनाइलकीटोन्यूरिया सबसे पहले तो ऑटोसोमल रिसेसिव है। कैसी है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ठीक, आपने बात की इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिकल सेल एनीमिया की बात की थी। तो सिकल सेल एनीमिया जो है, सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। इसमें ग्लोबिन चेन की क्वालिटी में डिफेक्ट आ जाता है। मतलब जिस 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था उसको रिप्लेस करके हम वैलीन डाल दिए बीटा ग्लोबिन चेन में। ठीक, तो भैया ये चीज़ क्या, इसकी क्वालिटी में कुछ अल्टरेशन हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। वहीं जब हम आज थैलेसीमिया की बात करेंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर होता है। ठीक, अभी आगे डिस्कस कर लेंगे, मैंने गलती से बोल दिया ये बात बीच में। चलिए खैर, फेनाइलकीटोन्यूरिया की बात करें तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। अब ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है तो इसमें होता क्या है? तो देखिए फेनाइल एलेनिन PHE से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो PHE होता है। ठीक, ये जो एक एमाइनो एसिड है ये फेनाइल एलेनिन से फेनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है। में बनने लगता है। जबकि अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो ये फेनाइल पायरुविक एसिड की जगह किसमें? टायरोसिन में बनता है। ठीक, टायरोसिन में बनता है। अब जब टायरोसिन में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए एक एंजाइम जरूरी है। कौन सा? फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक, ये एंजाइम जरूरी था। कौन सा? फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो भैया हो कुछ ऐसा जाता है कि ये एंजाइम बनना ही बंद हो जाता है। तो जब ये एंजाइम बनना बंद हो जाता है तो फेनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट होने के बजाय वही जो बताया अभी आपको, फेनाइल एलेनिन पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? फेनाइल एलेनिन पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड PYRUVIC एसिड की स्पेलिंग पता है। ठीक, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो हुआ भैया तो ये जाकर के कहाँ पर आपके बॉडी में स्टोर होने लगता है और क्या करता है, जैसे आपका ये जो ब्रेन था उसमें जाकर के ये आपका जो ब्रेन था इसमें जाकर के ये स्टोर होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है। जिस कारण होता क्या है कि बंदे में मेंटल रिटार्डेशन, इसकी फेनाइलकीटोन्यूरिया की जो सिम्टम है वो ये है कि भैया बच्चा कैसा होगा? मेंटली रिटार्डेड होगा। मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। क्या हो जाता है?
ठीक, ये आपका ब्रेन था, मतलब ऐसा ओवरव्यू बना दिया ब्रेन का। फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन, ये आपका फोर ब्रेन में सेरेब्रम, ये थैलेमस हाइपोथैलेमस। ठीक, तो ये ऐसा हमने बना दिया, तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। अच्छा, चूंकि एक्यूमुलेशन फेनाइलएलानाइन पायरुविक एसिड का इतना ज़्यादा होता है कि भैया ये यूरिन में भी दिखने लगता है, यूरिन के थ्रू भी टेस्ट पॉजिटिव आने लगते हैं। कैसे? टेस्ट पॉजिटिव आने लगते हैं। ठीक, तो ये बात यहाँ पर आपकी पता चल गई कि फेनाइलकीटोन्यूरिया में क्या होता है, फेनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज बनना बंद हो जाता है, जिससे फेनाइलएलानाइन टायरोसिन में कन्वर्ट होने के बजाय फेनाइलएलानाइन पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कॉज करता है कि मेंटल रिटार्डेशन एंड यूरिन में भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है? इन फेनाइलकीटोन्यूरिया एन एंजाइम नेम्ड एज फेनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज is absent. That's why phenylalanine is converted into phenylalanine pyruvic acid rather than the tyrosine. The accumulation of phenylalanine pyruvic acid causes mental retardation in child, and the accumulation of phenylalanine also be shown in the urine test. ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बात थी इसकी। और ये कैसी है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ये भी आपको बुद्धि में आ गई होगी बात समझ में। अब इसके बाद बात करेंगे किसकी? थैलेसीमिया की बात करेंगे। किसकी? थैलेसीमिया की। बड़ी प्यारी डिजीज है, डबल एल बनता है यहाँ पे। ठीक, क्या बनता है? डबल एल बनता है। थैलेसीमिया ये 5वीं डिजीज है आपकी। ठीक, अब जब थैलेसीमिया की बात करेंगे तो थैलेसीमिया देखिए 2 क्रोमोसोम होते हैं, 16वां 16th क्रोमोसोम, और दूसरा होता है 11वां क्रोमोसोम 11th क्रोमोसोम। ठीक, तो 16th और 11th क्रोमोसोम, इनमें 16th क्रोमोसोम के कारण कौन सी डिजीज होती है? 16th क्रोमोसोम के कारण होती है अल्फा थैलेसीमिया। और 11th क्रोमोसोम में एक जीन होता है, उसके कारण होती है कौन सी? बीटा थैलेसीमिया। ठीक, अब होता क्या है इसमें ये बताने की कोशिश करेंगे। देखना, 16वां क्रोमोसोम की जब हम बात करेंगे तो 16 क्रोमोसोम में 2 जीन्स होते हैं, HBA1 और HBA2। ठीक, 2 क्रोमोसोम, 2 जीन्स हैं। ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं? क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, क्लोज हैं। जब लिंकेज बताया था तो हमने आपको बताया था कि लिंकेज कब जब ज़्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ से ध्यान देना, 2 क्रोमोसोम, 2 किसी भी एक, जैसे 16th नंबर क्रोमोसोम है तो ये 16th पेयर क्रोमोसोम होगा। ठीक, कि 23 पेयर होते हैं। 16th पेयर क्रोमोसोम में एक पेयर मम्मा से आया होगा और एक पेयर पापा से आया होगा। तो मान लो कि ये पहला वाला पेयर जो था ये आपका किससे आया था? पापा से आया था। ठीक, और वहीं पर ये दूसरा जो क्रोमोसोम था, दूसरा इसी पेयर का, ये किससे आया था? ये मम्मा से आया था। ठीक, अब इसमें ये एक HbA1 और ये एक HbA2, 2 लाइन खींची। ठीक, ये एक HbA1, ये एक HbA2 जीन्स प्रेजेंट है, दोनों नज़दीक नज़दीक। ठीक, अब ये HbA1 जीन और HbA2 जीन, HbA1 जीन, HbA2 जीन, इनमें से कोई भी एक, चाहे HbA1 चाहे HbA2, अगर दोनों में से एब्सेंट है, क्योंकि ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। कैसी है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ठीक, ये मान लो पहला वाला ये HbA1 था और ये नीचे वाला HbA2 था। ये HbA1 था, ये HbA2 था। मान लो HbA1 यहाँ से भी एब्सेंट हो गया और यहाँ से भी एब्सेंट हो गया, तो भैया हमको अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगी। हमारे पड़ोस में एक बच्चा रहता है, उसको है ये अल्फा थैलेसीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है और वो थैलेसीमिक है। ठीक, तो अगर दोनों में ही कोई भी एक सिंगल जीन, मान लो कि अगर इसमें अल्फा HbA1 एब्सेंट है और इसमें HbA2 एब्सेंट है, तो ऐसा नहीं है कि वो
थैलेसीमिक हो, जरूरी नहीं होगा, कुछ कम अमाउंट में ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी, लेकिन फिर भी उसको थैलेसीमिक आप नहीं कहेंगे। एनीमिया हो सकता है लेकिन वो थैलेसीमिक नहीं होगा, ठीक। लेकिन अगर सेम टाइप का ही जीन जैसे HbA1 इधर से भी गायब है, इधर से भी गायब है, ठीक, तो भाई ये क्या होगा, हमारा थैलेसीमिक होगा बच्चा। ये हो गया आपका क्या, अल्फा थैलेसीमिया। ये कौन से क्रोमोसोम नंबर 16 पे दो जीन HbA1 और HbA2 जो दोनों एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, ठीक। कैसे लिखेंगे आप, लेट्स टॉक अबाउट थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया इज कॉज्ड बाय टू जीन्स HbA1 एंड HbA2 which are present on 16th chromosome in a very close proximity. As thalassemia is an autosomal recessive disease, either of the two genes is absent from both of the chromosome of 16th number. अगर दोनों में से दोनों में ही एब्सेंट है, देन द इंडिविजुअल विल बी अल्फा थैलेसीमिक, ठीक। इस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे। जब बीटा थैलेसीमिया की बात करेंगे तो भैया बीटा थैलेसीमिया के लिए मान लो कि ये 11वां क्रोमोसोम ये आया था आपका किससे, पापा से, ठीक, और 11वां क्रोमोसोम ये आया था मम्मा से, ठीक। ये 11वां क्रोमोसोम पापा से आया, ये 11वां क्रोमोसोम मम्मा से आया, ठीक है। इसमें ये वाला जीन था और इसमें ये वाला जीन था, ठीक। ये जो जीन था इसका क्या नाम था, HBB, क्या नाम था, HBB। अब ये जो HBB जीन था, अगर ये दोनों में से हट जाएगा तो बंदा बीटा थैलेसीमिक होगा, ठीक। चूंकि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है तो इस कारण दोनों में से ही हटना चाहिए, ठीक। ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब इसको कैसे लिखोगे, इन बीटा थैलेसीमिया 11th पेयर क्रोमोसोम ऑफ एन इंडिविजुअल, if 11th number chromosome of an individual lacks HBB gene in both of their homologous chromosomes, ठीक, the individual will be beta thalassemia, ठीक। ये हो गई आपकी थैलेसीमिया की बात। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो अभी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वाली बता रहे थे वो आपको बता दें। अच्छा, थैलेसीमिया में होता क्या, थैलेसीमिया में देखिए दो चेन्स होती हैं, एक होती है अल्फा ग्लोबिन चेन और एक होती है बीटा ग्लोबिन चेन। इसमें ये दोनों हीमोग्लोबिन की चेन है, दो ये होती हैं और दो ये होती हैं, इन दो से मिलकर के हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक। अब हीमोग्लोबिन में से इन दोनों में से कोई भी अगर एक चेन बनना बंद हो गई तो भैया हीमोग्लोबिन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, इसी कंडीशन को बोलते हैं थैलेसीमिया। अच्छा, जो अल्फा ग्लोबिन चेन है ये भैया ये किससे बनती है, HbA1 और HbA2 जीन से बनती है, ठीक। और ये किससे बनती है, HbB जीन से बनती है, ठीक। सिंपल बात थी, कोई कठिन बात नहीं थी, ये होता है थैलेसीमिया में। अब इसके बाद बता दें आपको कि थैलेसीमिया में क्वांटिटेटिव कैसे है और सिकल सेल एनीमिया SCA की बात करेंगे तो SCA भैया क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। मतलब बीटा ग्लोबिन चेन जो थी वो बीटा ग्लोबिन चेन के छठे नंबर पे जो पेप्टाइड था, छठे नंबर पे जो अमीनो एसिड था वो चेंज हो गया, वैलिन की जगह ग्लूटामिक एसिड आ गया, उसकी क्वालिटी में कोई चेंज आया, इस कारण ये कैसा है, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। वहीं पे भैया जो थैलेसीमिया है, बार बार बता रहे हैं भैया, एग्जाम में आ सकता है इसलिए बता रहे हैं, इसी जगह पे जो थैलेसीमिया है वो क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों ग्लोबिन चेन बन तो रही हैं लेकिन वो कम मात्रा में बन रही हैं, क्योंकि अब जैसे मान लो बनी लेकिन वो क्या कहते हैं, अल्फा ग्लोबिन चेन बनना बंद हो गई। अब अल्फा ग्लोबिन चेन बने ही ना, लेकिन किसी और तरीके से बन जाए तो वो क्वालिटेटिव डिसऑर्डर हो गया। यहाँ पे अल्फा मान लो अल्फा ग्लोबिन बन ही नहीं रही है तो ये कैसे हो गया, ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, ठीक। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इतना खत्म हो जाने के बाद बात करेंगे नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की। किसकी बात करेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की।
अब जब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करने चले ही हैं तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में आपको एक ओवरव्यू दे दे कि एन्यूप्लॉइडी क्या होता है। मान लो कि ये 2 क्रोमोसोम थे, ठीक, स्पिंडल फाइबर बना, ठीक। अब इसको ऐसे टूट जाना चाहिए, ऐसे, और अगली स्टेज में कैसा हो जाना चाहिए, आधा इधर गया, आधा इधर गया, आधा इधर चला आया, ठीक। लेकिन ऐसा होने के बजाय, अगर ऐसा हो जाए कि ये वाली जो डंडी थी इसकी आधी ये भी इधर ही जुड़ जाए, तो ध्यान देना जब ये बनेगा तो इसमें भैया 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे। इसमें कितने 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे। और यहाँ पे भैया देखो 1 2 3 ही बचेंगे। यहाँ पे कि देखो 1 2 3 मतलब 1 2 और ये अलग से तीसरा, इसका एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ये बन जाएगा। और यहाँ पर देखो कितने रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे खाली 2 ही, 2 में भी आधी की आर्म इधर आ गई, ठीक। या ये पूरा क्रोमोसोम ही इधर चला आया ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 1 2 और 3 क्रोमोसोम हो गए। यहाँ पे 3 क्रोमोसोम हो गए और यहाँ पर 1 क्रोमोसोम हो गया, ठीक। ये जब आप एनाफेज में अलग कर रहे हैं ना, क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं, तो ही ये चीज़ हो जाती है। और इस जैसे मान लो 23 नंबर क्रोमोसोम है ह्यूमन में, ठीक, 23 नंबर है क्रोमोसोम, 23 पेयर क्रोमोसोम है ह्यूमन में, ठीक। अब इन 23 में +1 +1 करते हुए कई सारे बढ़ जाए, ठीक। तो भैया इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एन्यूप्लॉइडी। एक बढ़े या -1 होता रहे, -1 या एक करके घटता रहे, एक क्रोमोसोम बढ़े या एक घटता रहे, तो भैया इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे एन्यूप्लॉइडी कहेंगे, ठीक। अब एन्यूप्लॉइडी कई तरह की हो सकती है। अगर खाली एक बढ़ गया, एक बढ़ गया, ठीक, 23 + 1 हो गया, तो इसको कहेंगे क्या, ट्राइजोमी कहेंगे, ट्राइजोमी, ठीक। अगर 23 + 1 हो गया तो इसको कहेंगे टेट्राजोमी कहेंगे, क्या कहेंगे, टेट्राजोमी कहेंगे, ठीक। अगर 23 - 1 हो गया तो इसको कहेंगे मोनोजोमी कहेंगे, क्या कहेंगे, मोनोजोमी कहेंगे, ठीक। ध्यान देना, कोई एक पेयर क्रोमोसोम बढ़ा होगा ना, मान लो कि 23वां वाला ही एक हट गया, एक क्रोमोसोम हट गया, तो इसको क्या कहेंगे, मोनोजोमी कहेंगे, क्योंकि उसके 2 क्रोमोसोम हुआ करते थे और एक हट गया तो एक ही बचा, तो इसलिए मोनोजोमी। मान लो 23वां वाला ही बढ़ गया 2 बार, तो पहले 2 होते थे और 2 और जुड़ गए तो टेट्राजोमी हो गई, ठीक। इस तरह से आ रहा है। और 23 - 1 हो गया तो इसको बोलते हैं नलीजोमी, क्या बोलते हैं, नलीजोमी बोलते हैं, ठीक। कोई कठिन बात नहीं थी, आराम से समझ में आएगी। नलीजोमी है, नलीजोमी, NULLISOMY, ठीक। ये चीज़ें, ठीक। एक होती पॉलीप्लॉइडी, जैसे 2 क्रोमोसोम थे, अभी बताया था, जैसे ये 2 क्रोमोसोम थे, ठीक। ये 2 क्रोमोसोम थे, इधर से ये जुड़ा, इधर से ये जुड़ा, इधर से ये जुड़ा, इधर से ये जुड़ा, ठीक। अब हो क्या कि ये दोनों पूरे क्रोमोसोम एक ही तरफ आ जाएं, ये हुए तो अलग, ऐसे करके अलग तो हुए, ये अलग तो हुए, पर जब साइटोकाइनेसिस की बारी आई तो किसी कारणवश ये ऐसे अलग रहा और ये ऐसे साइटोकाइनेसिस हो गई। तो इसमें 1 2 3 4 2 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहे हैं, 2 होने चाहिए थे लेकिन 4 हो गए, तो इसको कहेंगे पॉलीप्लॉइडी। मतलब पूरा कंप्लीट सेट अगर बढ़ जाए तो उसको कहेंगे क्या, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, ठीक। ये मोस्टली प्लांट के केस में देखने को मिलती है। टेट्राप्लॉइड व्हीट, हेक्साप्लॉइड व्हीट, ट्रिटिकम एस्टिवेल्स, ये सब प्लांट के केस में देखने को मिलता है। अब जब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करनी है तो भैया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर 3 तरह के हम लोगों को पढ़ने। सबसे पहला है डाउन सिंड्रोम,
ये भैया 21st पेयर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी का कारण बनता है। 21st पेयर क्रोमोसोम की जब ट्राइसोमी हो जाए, मतलब 21st पेयर क्रोमोसोम जो था, 23 होते हैं ह्यूमन में, 21st पेयर जो था, 21st पेयर में 2 की जगह तीसरा क्रोमोसोम और ऐड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा भैया, हमारा डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक, इसका फरवर्ड टंग होती है, इसके सिम्टम्स बता रहा हूँ, फरवर्ड टंग होती है। ठीक, इसके अलावा आपका क्या कहते हैं, मेंटल रिटार्डेशन होता है, जो आपके डिजिट्स वगैरह हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। ठीक, और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है, मतलब बचपन से ही बंदे को हार्ट डिजीज़ होगी। ठीक, लिख देता हूँ मेंटल रिटार्डेशन सबसे पहले। ठीक, ठीक, दूसरी फॉरवर्ड टंग होगी, तो मतलब बंदा बोल भी ज़्यादा अच्छे से नहीं पाएगा क्लियरली। ठीक, डिजिट्स शॉर्ट होंगी, डिजिट्स का मतलब 1 2 3 4 नहीं, जो उंगलियां और जो टोज हैं वो छोटे होंगे, डिजिट्स शॉर्ट होंगी। ठीक, हेयर, सिर में बाल बहुत कम होंगे। ठीक, और इसके अलावा भैया क्या होगा, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होगी। एनसीईआरटी खोल करके देखना, तो उसमें एक चित्र बना है, ऐसे करके बच्चा पड़ा हुआ है, उसमें सारे लेबल करके बनाए हुए हैं सारे सिम्टम्स। ठीक, अब इसके आगे जब बढ़ते हैं हम, तो बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, टर्नर सिंड्रोम की। ये डाउन सिंड्रोम पहला बताया। ठीक, टर्नर सिंड्रोम, ये आर है टर्नर, TURNER सिंड्रोम। ठीक, तो और इसमें शायद एक और डिजीज है कि इसका फ्लैट हेड होता है। हेड कैसा होता है, फ्लैट हेड होता है, पीछे से फ्लैट हेड होता है। ठीक, जब टर्नर सिंड्रोम की बात करेंगे तो भैया ये सेक्स क्रोमोसोम जो 23rd होता है उसकी मोनोजोमी के कारण होता है, 23rd की मोनोजोमी से होता है। तो इसका जब आप लिखेंगे कि इसका क्रोमोसोमल कैसा, क्रोमोसोम किस तरह के होंगे, तो 22+XO टाइप के ये होते हैं। ठीक, दूसरा क्रोमोसोम प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक, पहली बात तो ये भैया स्टेराइल होंगे, कैसे होंगे, स्टेराइल होंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात शॉर्ट स्टेचर्ड होंगे, हाइट बहुत छोटी होगी। ठीक, शॉर्ट स्टेचर्ड होंगे, ये स्टेराइल होंगे, शॉर्ट स्टेचर्ड होंगे, और इसके अलावा ये इनके जो मेमोरी ग्लैंड जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो उतना डेवलप नहीं होंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नॉट वेल डिफाइंड। ठीक, ये हो गई 3-4 इसकी बातें, इसकी टर्नर सिंड्रोम की, ये आपने लिख लिया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। एन्यूप्लॉइडी की डेफिनेशन लिखनी है क्या, लिखनी है, तो एन्यूप्लॉइडी की डेफिनेशन लिखो, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम कॉजिंग एन एक्स्ट्रा, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम कॉजिंग एक्स्ट्रा और लेस क्रोमोसोम इन ऑफ स्प्रिंग्स कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। ठीक, इसके बाद किसकी बात करेंगे, तीसरी है हमारी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपने आस पड़ोस में देखा होगा, जो कि किन्नर लोग होते हैं वो ये टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में ही उनको रखा जाता है। ठीक, अब जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं इसमें भैया 23rd पेयर की ट्राइजोमी हो जाती है, मतलब
इनका जब आप लिखेंगे तो 22 पेयर ऑटोसोम तो वैसे ही होंगे, और XXY इस तरह के ये होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक, अब ये जो 22 + XXY हैं, इनमें ये भी स्टेराइल होंगे। कैसे होंगे, स्टेराइल होंगे। ठीक, गायनेकोमैस्टिया होगा, गायनेकोमैस्टिया का मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाइक फीमेल। ठीक, टेस्टिस प्रेजेंट होंगे, ठीक, बट स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। ठीक, स्टेराइल होंगे। दूसरी बात, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक फीमेल मतलब ब्रेस्ट वगैरह बढ़ जाएंगे, और इसके अलावा दाढ़ी मूछ जो है वो मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल के होते हैं ना, तो वो हो सकता है ना है। ये चीज़ें हैं किसकी, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की हैं। गायनेकोमैस्टिया हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा बंदा। इसके अलावा ये यूजुअली जो है कैसे होते हैं, शॉर्ट स्टेचर नहीं होते हैं, नॉर्मल जैसे हम लोग आप लोग होते हैं वैसे ही होते हैं। ठीक, ये बातें हो गई किसकी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। तो आज की क्लास में इतना ही, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अगली क्लास में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस शुरू करेंगे। धन्यवाद, जय श्री राम, राधे राधे।